गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर ये 97 है। यूपीपीएससी पीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम हिस्ट्री के प्रश्नों पर। मध्यकालीन भारतीय इतिहास चल रहा था अपना, मेडाइवल हिस्ट्री, और उसमें दिल्ली सल्तनत चल रहा था। उसमें मुगल काल चल रहा था, लेकिन इस टेस्ट में हम प्रैक्टिस करेंगे दिल्ली सल्तनत टॉपिक पर। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, स्टेट पीसीएस में खासकर। तो इसका एक टेस्ट वीडियो जो है हो चुका है, जो 89 नंबर का जो टेस्ट है उसमें 10 प्रश्न कराए थे मुगल काल के, 10 प्रश्न कराए थे दिल्ली सल्तनत के। तो उसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे। बाकी जो मुगल काल चल रहा है उसमें अभी 3 से 4 वीडियो, टेस्ट वीडियो और आएगी, तभी कंप्लीट होगा वो। 3 तो मिनिमम आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। इस टेस्ट सीरीज़ की आप फुल टेस्ट सीरीज़ प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। तो पहला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? मतलब जो सबसे पहले आया वो पहले, फिर उसके बाद जो गद्दी पर बैठा, फिर गद्दी पर, फिर उसके बाद जो बैठा। रुकनुद्दीन फिरोज, रजिया, अलाउद्दीन मसूद शाह और अलाउद्दीन मसूद शाह। सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहला आएगा रुकनुद्दीन फिरोज, उसके बाद रजिया सुल्तान, उसके बाद मोइनुद्दीन बहराम शाह और अंत में है अलाउद्दीन मसूद शाह। तो ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं यूपीपीसीएस की। देखिए इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकारी चुना, लेकिन हुआ क्या, इल्तुतमिश की मृत्यु के दूसरे दिन रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी पर बैठा दिया गया। तो सबसे पहले आ गया रुकनुद्दीन फिरोज, उसके बाद हो गई रजिया सुल्तान। अब 1236 में रजिया जो है सत्तासीन हुई, उसके पश्चात 1240 से 1242 तक मोइनुद्दीन बहराम शाह गद्दी पर बैठा। ठीक है, तो मोइनुद्दीन बहराम शाह हो गया तीसरे पर, और उसके पश्चात 1242 से 1246 तक अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान घोषित किया गया, तो ये हो गया चौथे पर। तो क्रम क्या बना? रुकनुद्दीन फिरोज, रजिया सुल्तान, मोइनुद्दीन बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। किस मुस्लिम इतिहासकार ने रजिया के विषय में लिखा है कि उसमें सुल्तान होने के सभी गुण मौजूद थे, परंतु उस सारे गुणों का फायदा ही क्या हुआ जब वह एक स्त्री के रूप में पैदा हुई? बरनी, बदायूनी, मिनहाज उस सिराज और अफीक। पुरुष प्रधान समाज की अवधारणा ऐतिहासिक है, तब से चली आ रही है। ये बोल हैं मिनहाज उस सिराज के। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो मिनहाज उस सिराज ने लिखा है कि रजिया जो है बुद्धिमान, लोकोपकारी, अपने राज्य का कल्याण करने वाली, न्यायप्रिय, अपनी प्रजा का पालन करने वाली और एक महान योद्धा थी। दुर्भाग्य यह था कि वह एक स्त्री के रूप में पैदा हुई, इसलिए अमीर वर्ग ने उसे शासक के रूप में स्वीकार नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। कुतुब मीनार के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ किया और इसका निर्माण कार्य इल्तुतमिश के काल में पूरा हुआ। गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में इसकी चौथी मंजिल को काफ़ी हानि पहुंची। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में चौथी मंजिल के स्थान पर 2 और मंजिलों का निर्माण करवाया गया। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ किया, इल्तुतमिश ने इसको पूरा किया। गयासुद्दीन तुगलक नहीं बल्कि फिरोज तुगलक के शासनकाल में इसकी चौथी मंजिल को क्षति पहुंची थी, इसलिए फिरोज शाह तुगलक ने चौथी मंजिल के स्थान पर 2 और मंजिलों का निर्माण कराया। तो यहाँ पर जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा वो सी वाला हो जाएगा। विकल्प सी जो है असत्य है, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में, ना कि गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में, कुतुब मीनार की चौथी मंजिल बिजली गिरने के कारण क्षति हो गई थी, जिस पर फिरोज शाह तुगलक ने 2 और मंजिलों का निर्माण करवाया। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर किस शासक के शासनकाल में आया था? किस शासक के शासनकाल में आया था? इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। तो मंगोल नेता चंगेज खां जो है भारत की उत्तर पश्चिमी यात्रा, उत्तर पश्चिमी सीमा पर इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत आया, और ख्वारिज्म शाह के पुत्र
जलालुद्दीन मांगवर्नी ने इल्तुतमिश से चंगेज खां के विरुद्ध सहायता मांगी, जिसे इल्तुतमिश ने जो है अस्वीकार कर दिया। और 1224 में मांगवर्नी वापस लौट गया, जिस कारण मंगोल आक्रमण से दिल्ली साम्राज्य को कोई क्षति नहीं पहुंची। क्वेश्चन नंबर 5 है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने निम्नलिखित में से किसे संरक्षण प्रदान किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने संरक्षण प्रदान किया हसन निजामी, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने हसन निजामी और फ़क्र ए मुदब्बिर को संरक्षण प्रदान किया। हसन निजामी ने अपनी रचना ताज उल मासिर कुतुबुद्दीन को समर्पित की है। एक बार पूछी गई है पुस्तक ताज उल मासिर किसकी रचना है? हसन निजामी की। मैच करने के लिए पूछ जाती हैं। नंबर 6 पर आ जाइए, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी बहुत पूछते हैं इसको एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है सवाल। कुतुबुद्दीन की पूछते हैं, इल्तुतमिश की पूछते हैं। कुतुबुद्दीन की थी लाहौर और इल्तुतमिश की थी दिल्ली। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कौन सी थी? लाहौर थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बहन की शादी कुबाचा से की, परंतु प्रतिद्वंदी यालदौज की तरफ से सदैव खतरा ही बना रहा उसे, और यही कारण था कि कुतुबुद्दीन ऐबक सदा लाहौर में रहा। उसे दिल्ली आने का अवसर जो है कभी नहीं मिला। फतवा ए जहांदारी किसकी पुस्तक है? फतवा ए जहांदारी और तारीख ए फिरोज शाही बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तकें एग्जाम की, बहुत पूछी जाती हैं। जियाउद्दीन वर्नी की रचना है ये। तो फतवा ए जहांदारी और तारीख ए फिरोज शाही जियाउद्दीन वर्नी द्वारा लिखी गई हैं। ऑप्शन में बदायूनी था। बदायूनी ने क्या किया? रामायण और महाभारत का फारसी में अनुवाद किया है। इसके अतिरिक्त मुतकब उत तवारीख अथवा तारीख ए बदायूनी जो है किसकी रचना है? बदायूनी की रचना है। ठीक है, महाभारत को रज्मनामा नाम से इसका फारसी में अनुवाद किया है बदायूनी ने। कई बार यूपी पीसीएस में ही पूछा, आरओ में ही पूछा ये सवाल। एक फिरिश्ता भी था ऑप्शन में। फिरिश्ता जो है फारसी इतिहासकार था। उसकी प्रमुख पुस्तकें हैं तारीख ए फिरिश्ता और गुलशन ए इब्राहिम। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए, दिल्ली सल्तनत में सराय ए अदल शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता था? मंत्रियों की परिषद, सैनिक छावनी, शिल्पकारों का निगम या बाजार? सराय ए अदल अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है, ये बाजार से संबंधित है। देखिए, बाजार नियंत्रण व्यवस्था पे कई बार सवाल पूछा एग्जाम में। बाजार नियंत्रण व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अलाउद्दीन ने सराय ए अदल की स्थापना की। और सराय ए अदल निर्मित वस्तुओं, बाहर के प्रदेशों, अधीनस्थ राज्यों तथा विदेशों से आने वाले माल का बाजार था, और यह विशेष रूप से सरकारी धन से सहायता प्राप्त बाजार था। तो स्टेटमेंट बनाकर अगर पूछ ले कि सराय ए अदल क्या था, अगर उसमें ऑप्शन है सरकारी धन से सहायता प्राप्त बाजार था, तो करेक्ट हो जाएगा आंसर अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था में। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था से संबंधित नहीं था? परवानवीस, शाहना, मुन्हिनियान, अमीर ए हाजिब? परवानवीस संबंधित था अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था से, शाहना संबंधित था, मुन्हिनियान संबंधित था, ये दरबार से संबंधित था, अमीर ए हाजिब। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था के महत्वपूर्ण अधिकारी थे परवानवीस, शाहना और मुन्हिनियान। परवानवीस की बात करें तो परवानवीस का कार्य बहुमूल्य वस्तुओं को बेचने के लिए परमिट देना था। शाहना जो है बाजार का अधीक्षक था, उसे विस्तृत अधिकार प्राप्त थे। मुन्हिनियान गुप्तचर था। और अमीर हाजिब की बात करें तो दरबारी शिष्टाचार से संबंधित अधिकारी था। तो ये दरबार का हो गया, ये तीनों हो गए बाजार के, तो आंसर अपना ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए, अलाउद्दीन के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, कौन सा विकल्प सही नहीं है? अलाउद्दीन प्रथम सुल्तान था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया। अलाउद्दीन ने राजस्व के अतिरिक्त आवास कर और चराई कर लगाए। राजस्व संबंधी दोषों को दूर करने के लिए अलाउद्दीन ने दीवान ए मुस्तकराज नामक विभाग की स्थापना की। अलग से प्रश्न पूछे इस विभाग की स्थापना किसने की, तो अलाउद्दीन ने। देखिए, उसके द्वारा जजिया मुसलमानों से और जक़ात गैर मुसलमानों से वसूल किया जाता था।
पहला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, सी करेक्ट है, ये डी वाला गलत है। ठीक है, उल्टा फुल्टा लिखा है यहाँ पर। जो जजिया है वो गैर मुसलमानों से वसूल किया जाता था, जो ज़कात है वो मुसलमानों से वसूल किया जाता था। तो यही वाला इनकरेक्ट है, डी, यही आंसर है। देखिए, अलाउद्दीन प्रथम सुल्तान था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया। इसने बिस्वा के आधार पर राजस्व एकत्र करने की शुरुआत की, तो ए करेक्ट है। अलाउद्दीन ने उपज का 50% तक कर वसूला, जो इस्लामी कानून के अनुसार अवैधानिक नहीं था। अलाउद्दीन ने राजस्व के अतिरिक्त आवास कर लगाए, चराई कर लगाए, बी वाला स्टेटमेंट सही हो गया। जजिया गैर मुसलमानों से, जबकि ज़कात जो है वो मुसलमानों से वसूल किया जाता था, तो डी वाला हो गया गलत। और जो ज़कात है वो संपत्ति का 40वां भाग था। राजस्व संबंधित दोषों को दूर करने के लिए अलाउद्दीन ने दीवान ए मुस्तखराज नामक विभाग की स्थापना की, तो सी वाला स्टेटमेंट भी सही हो गया। तो इनकरेक्ट कौन सा है? डी वाला स्टेटमेंट। तो ये दिल्ली सल्तनत के 10 महत्वपूर्ण सवाल थे, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इन सभी टेस्ट का PDF प्राप्त कर सकते हो पेड टेलीग्राम ग्रुप से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है। ठीक है, ये जो नंबर है इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप पेड सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी इसकी अभी 3 क्लास टेस्ट वीडियो और आएंगी, तब दिल्ली सल्तनत कंप्लीट होगा, और 3 से 4 अभी मुग़ल काल चलेगा। हर दिन प्रैक्टिस करते रहें। इसकी टेस्ट सीरीज़ प्लेलिस्ट बना रखी है इस टेस्ट सीरीज़ की, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 97 या आगे जो भी आने वाला टेस्ट होगा वहाँ तक पहुँच सकते हैं।